सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरी जंग उसामा गाजी के साथ में आज आप जान सकेंगे, अंगूर खट्टे हैं, नवाज बयानिया वापस, भागते चोर की लंगोटी सही, नून लीग नवाज शरीफ को जेल छोड़ने जाएगी, आईएमएफ के लोग आ गए, हुकूमत का गरीबों पर शबखून, रमजान ट्रांसमिशन फनकारी नामंजूर, रुएते हिलाल, फवाद चौधरी बाज नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और ये है मेरी जंग। वोट को इज्जत दो का बयानिया जेल ले गया तो शहबाज शरीफ का एक चुप 100 सुख का बयानिया सिर्फ 6 हफ्तों की जमानत ही दिलवा सका। नून लीग को सियासत की उलझी डोर का सिरा नहीं मिल रहा। नून लीग का बयानिया क्या है? इस सवाल का जवाब तो खुद ख्वाजा साद रफीक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मांगते रहे। नून लीग आखिर करे तो करे क्या? ना डील हो रही है, ना ढील मिल रही है, कोई उम्मीद बर नहीं आ रही, कोई सूरत नजर नहीं आ रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत के लिए नजरसानी अपील मुस्तरद करके एक मौका फराहम कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के तने मुर्दा में जान डालने के लिए 7 मई को एक सूरत निकल आई है। नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए मिली जमानत के खात्मे पर मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि वो खुद मियां साहब को जेल छोड़ने जाएगी। मियां नवाज शरीफ ने जेल वापसी के सफर की तैयारी शुरू कर दी है। आज वो दाता दरबार गए जहां उन्होंने हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर खानी की। मुस्लिम लीग नून की नई क़यादत ने नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म होने पर 7 मई की रात जाती उमरा से कोट लखपत जेल मुंतकिली के मौके पर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने का फैसला किया है। कुछ अरकान की राय थी कि नवाज शरीफ ने रैली वगैरह की सूरत में जाने से मना किया है, इसलिए नवाज शरीफ की हिदायत और रमजान की वजह से कारकुनों को जाती उमरा आने से मना कर दिया जाए। जबकि ज्यादातर रहनुमाओं की राय थी कि पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक और फाल रखने के लिए नवाज शरीफ की जेल मुंतकली के मौके पर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाए। वैसे एक सियासी कुव्वत का मुजाहरा नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की लंदन वापसी पर, उनकी लंदन से वापसी पर शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं, लेकिन अब की बार वो खुद लंदन में है और पार्टी की लगामें नए ओहदेदारों के हाथ में है। देखें इस बार ताकत का मुजाहरा क्या रंग लाता है। शरीफ खानदान की बढ़ती मुश्किलात और नून लीग के कंफ्यूज बयानिए पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक फैसला तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि कम से कम इदारों को बदनाम नहीं किया जाएगा, इदारों के खिलाफ, अदालत के खिलाफ बात नहीं की जाएगी, जो भी फैसला आएगा उसको बस खामोशी से कबूल किया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शदीद तरीके से निशाना बनाया जाएगा, मुसलसल इस पर तनकीद की जाएगी और शायद इस चीज़ का एक तरह से इंतज़ार किया जाएगा कि जिस तरह महंगाई हो रही है, दीगर कुछ फैसले तहरीक इंसाफ के नज़र आ रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रही है, लेकिन उससे गैर मकबूल भी हो रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो यहाँ से शायद मुस्लिम लीग नून को कोई रास्ता मिल सके और वह हुकूमत के खिलाफ कुछ कर सके। वरना तब तक बस अब खामोशी है और इंतज़ार है कि किसी तरह का रिलीफ मिल जाए और मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन चले जाएं। फिलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, इसमें कुछ वक्त लगेगा और तब तक एक ही फैसला हुआ है कि अब नए लोग सामने आए हैं और उसके बाद जिस तरह से मामला चल रहे थे उसी तरह से कुछ अरसे तक चलते रहेंगे। इस बारे में हम एक नौजवान सहाफ़ी हमारे साथ होंगे, आपके बड़े पसंदीदा, कुछ देर में उनसे बात भी करेंगे। लेकिन एक और मैंने मुश्किलात का जिक्र किया, तो अब हुकूमत क्या कर रही है इन मुश्किलात से निकलने के लिए? तो आईएमएफ के डॉक्टर रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर रजा बाकिर की तैनाती एक ऐसे वक्त में की गई है जब आईएमएफ के साथ बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं। डॉक्टर रजा बाकिर की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक तैनाती पर अपोजिशन सख्त एतराज कर रही है। अपोजिशन का मौक़िफ़ यह है कि मईशत को आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया गया है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि डॉक्टर रजा बाकिर से पहले इस ओहदे पर रहने वालों ने अपनी काबिलियत से कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी थी।
माजी में IMF के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद न होने से बदएतिमादी की फजा थी। यही बदएतिमादी गवर्नर स्टेट बैंक की तब्दीली की वजह बनी। डॉक्टर रजा बाकिर 2000 से IMF के साथ मुंसलिक थे और इस वक्त मिस्र में बतौर सीनियर रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव खिदमात अंजाम दे रहे थे। इन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटी बर्कले से इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री हासिल की है, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल की है। डॉक्टर रजा बाकिर ने 2005 से 2008 में फिलिपाइन में भी बतौर सीनियर रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव खिदमात सर अंजाम दी हैं, जहां इन्हें फिलिपाइन के सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। इन्होंने IMF मिशन चीफ की हैसियत से बल्गारिया और रोमानिया में भी खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर रजा बाकिर नए मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के पुराने साथी हैं और दोनों ने वर्ल्ड बैंक में एक साथ काम किया है। डॉक्टर रजा बाकिर इससे पहले भी पाकिस्तान आते रहे हैं और गुज़श्ता चंद माह में जब साबिक वज़ीर खजाना असद उमर के खिलाफ लॉबिंग हुई और हुकूमती इजलासों में इनकी चंद मुआशी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, तो डॉक्टर रजा बाकिर भी इन इजलासों में शामिल थे। अगरचे वो उस वक्त IMF में मुलाजमत कर रहे थे। मुशीर खजाना इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि हुकूमत मुआशी सूरत हाल के मुतालिक एक जामे इक़्तिसादी प्लान और हिकमत अमली अपनाना चाहती है और इसके लिए डॉक्टर रजा बाकिर जैसे काबिल शख्स की स्टेट बैंक में तैनाती बहुत अहम है, जिन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े इदारों में मुआशी मामलात की बहुत बेहतर समझ है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में 1970 के बाद से कोई इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन नहीं बनाया गया। हमारी हुकूमतें एडहॉक बुनियादों पर मुआशी हिकमत अमली और फैसला साजी करती रहीं। पाकिस्तान को अगले 30 से 50 बरस का मुआशी प्लान बनाना होगा और इसके लिए हमें डॉक्टर रजा बाकिर जैसे ज़हनों की ज़रूरत पड़ेगी जो अगले 50 साल का सोच सकते हैं। अगर पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात तय होते हैं तो वक्ती तौर पर हुकूमत इसको अपनी कामयाबी करार दे सकती है, मगर IMF की जानिब से हालिया प्रोग्राम में टैक्स निज़ाम और बिजली की कीमतों समेत सख्त शराइत के बारे में अवामी रद्द-ए-अमल से हुकूमत को मसाइल का सामना होगा। मजीद बात करते हैं हमारे मुशीर फरहान बुखारी से। फरहान बुखारी साहब, दो राय नजर आ रही हैं। एक तरफ अपोजिशन है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी है, वो ये कह रही है कि जनाब ये तो IMF से मुज़ाकरात कर रही है, डॉक्टर रजा बाकिर को लगा दिया गया है, क्या हो रहा है, जैसे कोई मुल्की मफाद का सौदा हो रहा है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर रजा बाकिर के बारे में? कोई देखिए, उनकी जहाँ तक काबिलियत का ताल्लुक है तो काबिलियत तो बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है, यानी उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और उन्होंने जो प्रोग्राम्स किए हैं दुनिया में जहाँ पे IMF की नुमाइंदगी की है, वहाँ पे लोग उन्हें अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। अच्छा, रहा ये तनकीद का मामला IMF का, तो भाई IMF के या वर्ल्ड बैंक के लोग कोई पहली दफ़ा तो नहीं आए। डॉक्टर याकूब माजी में रह चुके हैं, इशरत हुसैन साहब जो अब मौजूदा काबीना का भी हिस्सा हैं, वो भी वर्ल्ड बैंक से आए थे। डॉक्टर शमशाद अख्तर एशियन डेवलपमेंट बैंक से आई थी, फिर वर्ल्ड बैंक में गई। तो ये वो पहली दफ़ा तो नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन वालों को एक मौका मिल गया है तनकीद का। और चूंकि हुकूमत इस वक्त ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नजर नहीं आती, जो बड़ी तनकीद इमरान खान साहब से होनी चाहिए और जो सवाल पूछना चाहिए हुकूमत से वो ये है कि भाई 8 महीने 10 महीने हो गए आपको आए हुए और अभी तक आप कभी वजीर खजाना बदलते हैं, कभी स्टेट बैंक गवर्नर बदलते हैं, चेयरमैन FPR बदल दिया। तो अब इस बात की क्या दलील है कि आपने अपनी जो भी तब्दीलियां करनी थी वो पूरी कर ली और अब यानी कुछ ऐसे फैसले भी कर ले जिन पर खड़े रहे। तो ये एक ऐसा फैसला है कि अब IMF की बातें भी मान ली गई हैं, लग रहा है डॉक्टर बाकिर साहब भी आ गए हैं, तो अब IMF से तो मामला तय हो जाएंगे। जिसके बाद कहा जा रहा है चलें ये बजट बनाने में कुछ आसानी होगी और दिसंबर तक कोई एक स्टेबिलिटी आएगी। मेरे ख्याल में IMF से मामला काफी हद तक तय हो गए हैं। कुछ चीजें अभी तय होना बाकी हैं, या ये कि उन पे पेशरफ्त हुई है लेकिन पूरी तरह नहीं। रुपए का मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि कहा यह जाता है कि IMF तो फ्री फ्लोट डिमांड कर रहा है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, वो इंटरवीन तकरीबन बिल्कुल ना करे रुपए को सपोर्ट करने के लिए। और ये मार्केट फोर्सेस के मुताबिक ये इसके उतार चढ़ाव का तयन हो। अगर वो हो जाता है तो फिर डिवैल्यूएशन एक मजीद हो सकती है। और पिछले 1.25 साल में तकरीबन 34% तो पहले डिवैल्यूएशन हो चुकी है, जिससे अब महंगाई भी मुल्क में बढ़ी है जी। तो अब आप मजीद कहाँ तक यानी डिवैल्यूएशन के लेके जाएंगे, तो ना खत्म होने वाला सिलसिला फिर बन जाएगा और ये बड़ा खतरनाक है, खास तौर पे कम आमदन वाले लोगों के लिए।
तो IMF के साथ मामला तय भी हो गया। तो जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है, उसमें मुश्किलात होंगी और ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तारीख में गुज़श्ता कई साल से हमने बदकिस्मती से मुख्तलिफ हुकूमतों के तहत हमने अपनी चादर से कहीं ज्यादा पैर फैला के अपनी जिंदगी गुजारी, यानी हुकूमतों ने गुजारी है। और कई दफा तो कई जगहों पे ये सोचना पड़ता है कि ये पाकिस्तान क्या वाकई गरीब मुल्क है। आप बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स पे जाएं तो वहाँ पे इतनी महंगी चीजें नजर आती हैं जो कि आम आदमी के दस्तरस से तो बिल्कुल बाहर हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो कि इस किस्म की अशिया खरीदते हैं और बहुत महंगे दामों खरीदते हैं। मैंने पहले शायद आपके शो में जिक्र किया था, पिछले साल कराची में मैं ये देख के दंग रह गया, एक बड़ी मार्केट में खुबानी बिक रही थी, इम्पोर्टेड जनूबी अफ्रीका से आई हुई थी और उसके दाम थे 1600 रुपए फी किलो। 1600 रुपए किलो। अब इस किस्म की मिसालें जब आप देखें, फिर एक जगह का तस्करा ये भी हुआ कि जी एक डिनर सेट गोल्ड प्लेटेड 22 लाख रुपए का पाकिस्तान की आम मार्केट एक बड़ी सुपरमार्केट में नजर आया। अब सवाल ये है कि इस किस्म की मिसालों से तो फिर यही सवाल आगे उठता है कि ये और यही जो आप बात कर रहे हैं मेट्रो ट्रेनों पर भी इसी तरह से तनकीद की जाती है कि क्या वो हमारी जरूरत थी, अरबों डॉलर उधर जो लगा दिए, और जो आप मिसालें दे रहे हैं ये तो बड़ी खौफनाक हैं। तो अब ये बताएं कि हालात कब तक आप बेहतरी देख रहे हैं? बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि दिसंबर तक कुछ स्टेबिलिटी कम से कम आ जाएगी IMF के प्रोग्राम के बाद। देखिए इतने अरसे में जो बिगाड़ हुआ है वो कुछ 4 दिन में ठीक तो होगा नहीं, इसमें वक्त भी लगेगा, मुश्किलात भी होंगी। असल सवाल ये है कि कुर्बानी देने के लिए हुकूमत बोझ किस पे डालेगी? क्या उन लोगों पे डालेगी जो कि पहले ही पिसे हुए हैं, कम आमदन वाला तबका है, या उन लोगों पे डालेगी जो कि बड़ी दलेरी से और अरसा दराज से टैक्स की चोरी करते आए हैं, पैसे वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। और जहां तक ऐसे लोगों को ट्रैक करने की बात है, उन्हें ढूंढने की बात है, तो ये तो हुकूमत बड़े अरसे से कहती आई है कि जी लोगों का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है उस पे FBR के पास बड़ी एक मरबूत एक डेटाबेस है और इतलात पूरी हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर इतलात पूरी हैं और अरसा दराज से हैं जो कि हम सुनते आए हैं, तो फिर उन इतलात का फिर इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? और क्यों ये ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे जो यानी जो अफराद हैं जो कि टैक्स की भी चोरी करते हैं, मुल्क की भी चोरी करते हैं और बेशुमार पैसा उनके पास है, ऐसे लोगों में अरबपति अफराद का भी नाम लिया जाता है, उनके ऊपर पकड़ क्यों नहीं हुई? वो कब वक्त आएगा कि ऐसे लोगों के साथ वाकई हुकूमत वो बर्ताव करेगी कि उन्हें कम से कम मजबूर किया जाए कि वो टैक्स दें। और दूसरा, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जो हुकूमत की अपनी कंपनीज हैं, एक के बाद दूसरी कंपनी ऐसी है, चाहे वो PIA हो या स्टील मिल्स हो या दूसरा इदारा हो कोई, कि जहाँ पे आपको कोई कंपनी मिलती ही नहीं। 500-600 अरब रुपया तो सालाना यहाँ खसारा है ये PIA, रेलवे, वापडा, स्टील मिल्स। एक बड़ा अहम सवाल अब यह है कि IMF हुकूमत को, यानी जो आप बात कर रहे हैं कि अमीरों से टैक्स लिया जाए, तो IMF मजबूर करेगा इस बात पर? नहीं, IMF को इम्पोज करने की बात नहीं, ये तो हमारा अपना फैसला होना चाहिए। IMF आगे तो दर दर पे नहीं फिरेगी और लोगों को मजबूर नहीं करेगी। ये तो हुकूमत पाकिस्तान और मुमलिकत पाकिस्तान का अपना फैसला होना चाहिए और हमें अपनी बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए फिर क्या जो नए चेयरमैन अब आए हैं FBR के, वो काम कर लेंगे ये अमीरों से टैक्स लेने का? पिछले नाकाम रहे। देखिए, चेयरमैन FBR का सवाल नहीं है, जिन साहब को फारिग किया गया है वो भी अच्छी उनकी रेपुटेशन थी। असल मसला ये है कि ये तो एक सियासी फैसला आपको करना है और उसमें जिम्मेदारी वजीर आजम और उनकी काबीना की है। अगर वो पूरी तरह से बैक करें और एक ऐसे निज़ाम की तरफ मुल्क को लेके जाएं जहाँ पे लोगों से हिसाब किताब दिया जाए जो कि अरसा दराज से चोरी करते आए हैं। अब आजकल तजारती हलकों से एक ये भी बात सामने आ रही है कि जी एंटी करप्शन की वजह से मुल्क की मईशत बैठ जाएगी। जरदारी साहब ने पिछले दिनों में ये कहा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो करप्ट माफिया है उन्हें एक तरह से बचाने की कोशिश है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एंटी करप्शन का सिस्टम बंद करके बैठ जाएं।
दुनिया में कहीं भी कोई भी एक तो भी बुनियादी कामयाब बात मईशत फरहान ऐसी नहीं फरहान है। साहब यही है कि टैक्स लेना होगा यहाँ पर, वरना JMF के प्रोग्राम आप ले लें, इस मसले से पाकिस्तान नहीं निकल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहान बुखारी साहब। इससे पहले हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की, उनके कायद मियां नवाज शरीफ साहब की। अब मुस्लिम लीग नून को छोड़ने जाएगी 7 तारीख को जेल में, लेकिन अब होगा क्या आगे, क्या कर सकती है मुस्लिम लीग नून, उसके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और माजी से क्या सबक सीखा है मुस्लिम लीग नून ने, इस बारे में बात करेंगे सदीक जान से, नौजवान सहाफ़ी हैं, आप सबके बहुत पसंदीदा। सदीक जान, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अभी होगा क्या। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हो गई, अब एक और दरख्वास्त जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी, क्या होना है अब? देखें उसामा भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को अब यकम रमज़ान को गिरफ्तारी देनी है, और जिस वक्त वो गिरफ्तारी दे देंगे उसके बाद उनको दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है फ्रेश ग्राउंड्स पे ज़मानत लेने के लिए। लेकिन इस हवाले से आज एक आर्टिकल है जिसमें कुछ वकला जो बहुत अच्छे वकला हैं, रिजवान न्याजी एडवोकेट, मंसूर हयात एडवोकेट, खालिद अब्बास खान एडवोकेट, उन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स उठाए हैं उस अपने आर्टिकल में, और वो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो मेडिकल बोर्ड बने थे, जो पंजाब हुकूमत ने बनाए थे, उसकी बुनियाद पर 6 हफ्ते की ज़मानत दी गई। अब जो दोबारा जब जमानत एक्सटेंड करवाने के लिए नज़रसानी की अपील दायर की गई, तो जिन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो लगाई गई हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अब वो मेडिकल रिपोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वो इंडिविजुअल डॉक्टर्स की हैं, वो मेडिकल बोर्ड की नहीं हैं। अब जब नवाज शरीफ साहब जाकर और गिरफ्तारी देंगे, दोबारा गिरफ्तारी देने के बाद दोबारा उनको पंजाब हुकूमत के रहम करम पर होंगे, पंजाब हुकूमत दोबारा उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगी, फिर दोबारा मेडिकल बोर्ड बनेगा, फिर वो मेडिकल बोर्ड जब अपनी रिकमेंडेशंस देगा, सिफारिशात देगा, तो फिर जाकर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चीज़ें रखी जाएंगी। और इससे पहले जो ख्वाजा हारिस साहब ने चीज़ें रखी हैं, इसी हवाले से देखें उसामा साहब, हम भी हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी शख्स की बीमारी के ऊपर ना सियासत होनी चाहिए, ना बयानबाजी होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बात की है कि नवाज शरीफ साहब का जो कंडक्ट है वो ये बताता है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। ख्वाजा हारिस साहब ने जब अदालत में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को बैके का भी मसला है, लेकिन वो जो मेडिकल रिपोर्ट है इस हवाले से 6 न्यूरोसर्जन्स, एक नहीं 6 न्यूरोसर्जन्स, और ये पाकिस्तान के मतलब मारूफ न्यूरोसर्जन्स हैं, जिन्होंने बताया है कि नवाज शरीफ साहब को अगर MRI उनका कराना था तो वो हो सकता था, उसके हवाले से कोई ओपिनियन ही नहीं ली गई और पहले ही कह दिया गया कि ये पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। मतलब वो आप और मैं नहीं कह रहे, डॉक्टर फिरोज नवाज, डॉक्टर सजाद हुसैन, डॉक्टर अमीनुल्लाह अब्बासी, ये सारे न्यूरोसर्जन, आमिर मजीद, डॉक्टर जुल्कुरनैन, हबीबुल्लाह, ये 6 न्यूरोसर्जन हैं, पाकिस्तान के मारूफ न्यूरोसर्जन हैं। उनका ये कहना है कि अगर बैकी का मसला था, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हमने MRI कराना है, वो नहीं अप्लाई किया गया, ना ही ओपिनियन ली गई। कमजोर केस था अपने जो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात उसामा साहब, जिन डॉक्टर्स की ओपिनियन ली गई उनको यहाँ से खत लिखा गया पाकिस्तान से, उन्होंने बाहर से बैठ के उन खतों की बुनियाद पे अपनी ओपिनियन दे दी, यानी फिजिकली उन्होंने नवाज शरीफ साहब को चेक नहीं किया। वो कतरी खत से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब किसी और तरह से जारी है, जिस तरह कतरी का खत था, जिस तरह बिल्कुल से। अच्छा, वही बात जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई कि टेस्ट करवाए गए हैं, इलाज नहीं करवाया गया, टेस्ट होते रहे, इलाज की तरफ नहीं गए। लेकिन ये बताएं कि अब हल क्या है? मियां नवाज शरीफ साहब अब लंदन जाना चाहते हैं इलाज के लिए, अगर उनको इजाजत नहीं मिलती तो फिर क्या है? क्या कोई उनको नैब में प्ली बारगेन वाला मामला हो सकता है, जिसका इशारा फवाद चौधरी जब वज़ीर इत्तलाह थे तब देते रहे, इमरान खान साहब खुद देते रहे, वो हल है? क्योंकि ये तो नजर आ रहा है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, इलाज की गर्ज से ही जिस तरह भी वो बाहर जाना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून भी अब यही चाहती है कि अब यहाँ से छोड़ें मामला जो है, हम समेटते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो मियाँ साहब का बाहर जाना जरूरी है, लंदन जाना, अब सारा फोकस वो है, तो उसके लिए क्या हल है फिर? हल उसामा साहब एक ही है, और वो जो आपने खुद बताया कि प्ली बार्गेन कर सकते हैं, वो उसकी वजह यह है कि चीफ, जब देखें उसामा साहब, जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, और उस अदालत में भी सबसे बड़े जो जज होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात कह चुके हैं कि किसी भी पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई सजा याफ्ता शख्स, कोई मुजरिम, उसको जो है वो बाहर इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी गई हो, तो फिर नीचे की अदालतें कैसे इजाज़त दे सकती हैं? हाँ, नीचे की अदालत उनको जमानत जरूर दे सकती है इलाज के लिए, लेकिन लंदन जाने की इजाज़त मुझे नहीं लगता ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट देगी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसा फैसला कर भी देती है तो उसको फिर चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऐसी इजाज़त नहीं देगी। प्ली बार्गेन की जहाँ तक आप बात की, वो इमरान खान ऑप्शन दें या ना दें, फवाद चौधरी ऑप्शन दें या ना दें, वो कानून के अंदर एक रास्ता मौजूद है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि नवाज शरीफ प्ली बार्गेन करेंगे, क्योंकि उससे उनकी कन्विक्शन, उनकी जो नाअहली है वो खत्म नहीं हो जाएगी। मरियम नवाज 7 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी, पैसा लूटा हुआ सारा वापस करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतराफ़ जुर्म को करेंगे। और ये बड़ी जमात है सदीक जान, और ये सारा इसका महवर जो है वो शरीफ खानदान रहा है। शहबाज शरीफ साहब यहाँ है नहीं, मुस्लिम लीग नून का दावा है कि 12 तारीख को वो आ जाएंगे, पता चल जाएगा अगर वो आते हैं तो।
लेकिन मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि उनका स्टे ज़्यादा अरसे के लिए भी हो सकता है। तो फिर क्या बनेगा मुस्लिम लीग नून का? अगर मियां नवाज साहब, देखिए ना, मियां साहब तो ये कहते रहे कि मैं जेल में ही ठीक हूं, मुझे इलाज नहीं चाहिए यहाँ पाकिस्तान में, मैं धक्के नहीं खा सकता एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। तो फिर बाद में पता चल गया कि वो असल में लंदन में ही उन समझते हैं कि वो प्रॉपर इलाज होता है या उनको ज़हनी सुकून उस तरह मिलता है, वरना यहाँ पर वो टेंशन में भी रहे। और ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनको ज़हनी टेंशन भी है, हर मर्ज का पता चल रहा है, किडनी का भी मसला है, शुगर, ब्लड प्रेशर, सब कुछ। तो अब मियां साहब फिर अब क्या करेंगे? वो कहेंगे जी मैंने तो बाहर इलाज नहीं कराना, मैं जेल में रहूं। तो अब आपको लगता है कि वो जेल में इतना लंबा अरसा गुजार लेंगे, ये जेल काट सकेंगे पाकिस्तान की? देखिए, नवाज शरीफ साहब के लिए जेल काटना बहुत मुश्किल उनको लग रहा है, इसीलिए नवाज शरीफ साहब का जो केस तैयार किया गया था वो ये किया गया था। और आप ये देखें कि कितना बड़ा एतराफ़ किया गया, जिस पे हमारे मीडिया ने उस तरह बात नहीं की, कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब को 2001 से मसाइल हैं, लेकिन आज तक उन्होंने पाकिस्तान से इलाज कराया ही नहीं है। वो पाकिस्तान के अस्पतालों को इस काबिल समझते नहीं है कि यहाँ से इलाज कराया जाए। और जब वो पाकिस्तान के अस्पतालों को इस काबिल नहीं समझते, जब वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स को इस काबिल नहीं समझते, तो वो लंदन ही जाना चाहते हैं, तो उनको जाने दें। ये एक इस्तदा थी। दूसरा ये था कि नवाज शरीफ साहब को स्ट्रेस है, वो परेशान है। खोसा साहब ने कहा कि कोई मुझे एक कैदी ऐसा दिखा दें जिसको स्ट्रेस ना हो। जहाँ तक आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की, शहबाज शरीफ साहब का स्टे तवील तो हो सकता है, लेकिन वो ज़रूर आएंगे। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ के केस में एक ऐसा ऑर्डर दे दिया है कि अगर कोई मुलजिम ट्रायल से बचने के लिए पाकिस्तान से फरार हो जाता है तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका ट्रायल चल सकता है। हाँ, जब अगर फर्द जुर्म के बाद वो मौजूद था और फिर भाग जाता है तो ट्रायल उसका चल सकता है और उसको सजा भी सुनाई जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब वापस जरूर आएंगे, वरना उनका ट्रायल उनकी गैर मौजूदगी में भी चल सकता है और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी गैर मौजूदगी में उनको कन्विक्शन हो जाए। लेकिन यही केस, इससे तो एक बड़ी अहम सवाल आ गया कि फिर नवाज शरीफ साहब के बच्चों का क्या होगा, उनके बेटों का क्या होगा? वो तो बाहर हैं, इंटरपोल ने भी कह दिया कि नहीं जी हम तो नहीं आपको पकड़ के देंगे, वो तो बड़े आराम से वहां पर रह रहे हैं। देखें, उनका मामला यह है कि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे अदालत के सामने जब फर्द जुर्म आयद होना थी। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, वकला इसको बेहतर समझ सकते हैं। अगर फर्द जुर्म के वक्त वो मौजूद होते तो फिर उनका ट्रायल भी चल सकता था, जो मौजूदा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन उनको वापस लाने के हवाले से मामला यह है उसामा साहब कि जो इंटरपोल है उसमें भारत की बहुत ज़्यादा लॉबिंग है, पाकिस्तान की बिल्कुल लॉबिंग नहीं है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस नहीं है। और यूके जो है वो कब चाहेगा कि उनके मुल्क में जो दीगर मुल्कों के लूटा हुआ पैसा लाया गया है, जो वहाँ पे जायदादें बनाई गई हैं, जो असासे बनाए गए हैं, जो कारोबार सजाए गए हैं, वो कब चाहेंगे यूके के लोग और हुकूमतें कि वो सारा पैसा उन मुल्कों को वापस कर दे जहाँ से लूट कर लाया गया है? पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल केस होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब ये केस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आएगा, जब मेन अपीलें डिसाइड होंगी इस्लामाबाद कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, जब सुप्रीम कोर्ट इन पे फैसला देगी, तब जाके पाकिस्तान यूके में जाकर और फिर ये कोशिश करेगा कि वहां से ये सारे असासे जो हैं वो जब्त किए जाए और वापस पाकिस्तान में। एक तो सलीम जान, जिस तरह मैंने पहले कहा, चूंकि लाइव शो है तो आपसे उस वक्त रब्ता नहीं हो सका, टेक्निकल मसाइल थे इसकी वजह से। तो ये बताएं कि अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है वो एक तो वाज़ेह है कि अब इदारों को बदनाम नहीं करना, क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, उल्टा नुकसान हुआ इनको। ये समझते थे कि पता नहीं क्या होगा, हम डाइवर्ट कर देंगे टेंशन केसेस से और कोई रिलीफ मिल जाएगा, अदालतों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ बात करेंगे। अब वो नहीं हो रहा। तो इससे आप समझते हैं कि ये एक बेहतर स्ट्रेटजी है और ख़ुद पीछे हट के शरीफ ख़ानदान दीगर लोगों को आगे किया है कि आप आकर ये चीज़ें संभालें, तो इससे कोई बेहतरी आएगी मुस्लिम लीग नून के लिए, उनके कारकुनों में? देखें, बिल्कुल बेहतरी नहीं आएगी। और उसामा साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो शदीद नाराज़ हैं पार्टी से। उनका ये कहना है कि जब मसलहत का वक्त था तो आपने उस वक्त जंग लड़ी, जब लड़ने का वक्त है आप खामोश होकर बैठ गए हैं। मैं आपको उसामा साहब आज एक बात बताता हूँ कि जब हम वहाँ पर जब नवाज शरीफ को एवन फील्ड में सज़ा हो गई और उसके बाद अल अज़ीज़िया में उनका ट्रायल चल रहा था, तो मुस्लिम लीग नून की एक बहुत सीनियर खातून रहनुमा हैं, उन्होंने हम सहाफ़ियों से बैठकर कहा, जब नवाज शरीफ साहब खामोशी से आराम से यूँ सर झुकाए बैठे थे खामोश, तो उन्होंने कहा कि पंजाबी में उन्होंने ये कहा था कि जदों चुप करन दा वेला सी उदों बोलता रहा, सानू हुण ना सीटां मिलियां ने ना हुकूमत मिली है, हुण चुप करके बह गया, हुण बोल नहीं रहा। तो ये बात नून लीग के अंदर है। ये जो चेंजिंग की गई है उसकी वजह यह है कि इनको ये खौफ है कि पार्टी अब वाकई टूटने जा रही है, क्योंकि नज़र ये आ गया है कि नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया छोड़ चुके हैं। पार्टी शाहिद खान अब्बासी साहब की सरबराही में कभी भी मुतहद नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया कि साद रफीक साहब से देखें, साद रफीक साहब को हर नवाज शरीफ साहब की तकरीर से पहले साद रफीक साहब तकरीर करते थे, उनसे जज्बाती बातें कराई गई, लोहे के चनों वाली बातें कराई गई, अदारों पे हमले करवाए गए। अब वही साद रफीक, वही मरियम नवाज, वही परवेज रशीद, सबको एक ही उसमें रख के और 36 लोगों को जो है वो ओहदे दे दिए गए हैं। इस बात पे साद रफीक साहब भी नाराज हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब की
क़यादत में कभी भी ये पार्टी मुतहद नहीं रह पाएगी। ये बताएं, अब आप कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते प्री बार्गेन करना क्योंकि उससे सियासत खत्म हो जाएगी, उसके अलावा हल भी कोई नजर नहीं आ रहा किसी भी तरह का। बज़ाहिर आगे तो ज़ाहिर अदालतों ने फैसला करना है, लेकिन लग यही रहा है, तो हम उस पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कुछ मुमकिन कि ये रिक्वेस्ट कर देंगे, ठीक है जी हम कोई इस तरह से आपको कुछ पैसे दे देते हैं जिसका जो हमें कह दिया गया है, जुर्माना कर दिया गया है या सजा दे दी गई है, लेकिन ये इसको पब्लिक ना किया जाए, तो उससे फिर ये दोनों पार्टीज खुश हो जाएंगी। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। देखें, ये मैं आपको सामा साहब, एक और हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे कुछ एनालिस्ट हैं, वो ऐसी कहानी बयान करते हैं, उसके बाद कुछ और लोग सुन के और उस कहानी को ज़ोर शोर से बयान करना शुरू कर देते हैं। उसामा साहब, इस वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर 3 केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 3 केसेस हैं, उनकी पार्टी के 28 लोगों के ऊपर केसेस हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि पाकिस्तान में आपको भी पता है कि किन की तरफ इशारा किया जाता है कि वो एनआरओ दे सकते हैं, वो चाहे भी तो एनआरओ इस वक्त नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टोटल कोई 40 के करीब केसेस हैं। आप कितने जजेस को मैनेज करेंगे, आप कितने इदारों को मैनेज करेंगे? बहुत शुक्रिया, नहीं है। बहुत बहुत ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद एक और अहम मामला है महंगाई का। महंगाई का जो तूफान है, लोग कैसे इसका मुकाबला करेंगे? ब्रेक के बाद बात। रोहित हिलाल कमेटी को रमज़ान मुबारक का चांद नजर आए ना आए, नए पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम को दिन में तारे जरूर दिखा दिए हैं। रमज़ान की आमद है और हुकूमत ने अवाम को तोहफा भी दिया है, तो पेट्रोल की कीमत में इजाफे का, वो भी पूरे 9 रुपए 42 पैसे फी लीटर। पेट्रोल की सेंचुरी पर अवाम का तो दिल करता है कि धाड़े मार मार कर रोएं, तब्दीली का मातम करें। ऐसे में वो वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को याद करते हैं तो ये उन्हें जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ लगता है। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा पीरियड है, ये निकल जाएगा, मैं इंशाल्लाह आपको निकालूंगा इससे। पुराने पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता था तो कप्तान और खिलाड़ी हुकूमत के लत्ते लेते ना थकते थे। अब रमजान से पहले पेट्रोल बम गिराना कितने अजर व सवाब का काम है। नए पाकिस्तान के वजीर इस फैसले के फजाइल और मनाकिब बयान कर रहे हैं। देखिए, पेट्रोल बम कभी कोई हुकूमत नहीं चाहेगी और कभी इमरान खान कम अज कम नहीं चाहेंगे कि वो अपनी आवाम के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा करें, लेकिन जब बैन अल-अक़वामी सतह पे तेल की कीमत बढ़ेगी तो दोनों में से आपको एक काम करना है, या आपने कीमत बढ़ानी है या बजट का हसारा बढ़ाना है। तो बजट का हसारा जो है वो आपकी वो शुगर कोटेड गोली है जिसको कलीन मसाइल को कलीन के नीचे छुपा के हम भी चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान अवाम को होगा। और कीमत बढ़ाने से वो बोझ जो है वो हुकूमत और अवाम मिल के शेयर कर लेंगे। मोहतरमा फिरदौस आशिक़वान साहिबा, आपकी सारी दलीलें जायज़, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना जायज़, और आम आदमी को ये भी बता दें कि वो सहर व इफ्तार पर अपना और अपने कुंबे का पेट इन दलीलों से कैसे भरे। क्या हुकूमत को नहीं मालूम कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का मतलब क्या है? नहीं पता तो सुनिए। पेट्रोल महंगा तो आटा महंगा, पेट्रोल महंगा तो दालें महंगी, पेट्रोल महंगा तो सब्जियां महंगी, फल महंगे, हर चीज किराए ज्यादा, खर्चे ज्यादा और आमदनी वही पुरानी वाली। आपने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इत्माम हुज्जत कर दी, लेकिन डरिए उस वक्त से कि जब रमजान मुबारक से पहले ये सितम तोड़ने पर रोजेदार हुकूमत को क्या कहें, मैं क्या कह सकता हूँ, झोलियां उठाकर आगे मुझसे कहा नहीं जाता। पुराने पाकिस्तान को कोसने की बजाय मान लीजिए कि हालात आपसे संभल नहीं रहे। सितम यह है कि आपके नए पाकिस्तान में महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है और विफाकी वज़रा समेत वज़ीर-ए-आज़म अवामी मुश्किलात को हल करने की कोई जामे पॉलिसी सामने लाने की बजाय रोज नित नए मशवरे दे रहे हैं। अब सबने आपने पाकिस्तान में सबने दुआ करनी है। आज जाके सारों ने 2 नफल पढ़ने हैं क्योंकि 2 हफ्ते रह गए हैं। तकरीबन वो जो हमारी ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, एक्सॉन कर रहा है गैस के लिए, वो तकरीबन अब पहुंच गया है और 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि उसमें से कितनी गैस। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि आपकी तब्दीली किस मर्ज़ की दुआ है। तल्ख हकीकत ये है कि मसाइल का अंबार है और इस हुकूमत से मामलात संभलते नज़र नहीं आ रहे, जिससे लोग परेशान हैं और रमज़ान से पहले ही महंगाई हर साल की तरह बढ़ती चली गई है। आगे एक और ख़बर, जिस तरह हम बात कर रहे हैं तब्दीली की, तो एक तब्दीली
इमरान लेकर आए थे और शुरू में बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लोगों को लगा कि बड़ी बेहतरीन तब्दीली है, लेकिन लग ये रहा है कि अब ये शायद तहरीक इंसाफ के ही गले पड़ रही है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो आप सोचिए, जवाब मैं आपको चंद सेकंड में दे देता हूँ। फवाद चौधरी साहब की बात हो रही है। आज फवाद चौधरी साहब ने, जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं और अब वज़ीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए एक दफ़ा फिर मुल्क में एक बहस छेड़ दी है जो कई सालों से होती रही, लेकिन जब भी ये बहस छिड़ती है फिर मामलात ख़राब होने लगते हैं। आज फिर उन्होंने क्यों ऐसा किया कि एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ को ही मुश्किल में डाल दिया है। जब नया पाकिस्तान बना तो कप्तान ने नए पाकिस्तान में फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारी सौंपी। शायद इसकी वजह यह थी कि वो फवाद चौधरी के अंदर छुपी हुई सलाहियतों से पूरी तरह बाखबर नहीं थे। गो फवाद चौधरी ने यह जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे तरीके से निभाई। बतौर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी चौमुखी लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने मुआफ़ी ना नून लीग को दी और ना ही पीपल्स पार्टी को, जिसके वो माजी में कारकुन रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब सर मेरी बात माने तो इनको उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को, ताकि पाकिस्तान के खजाने से पैसा वापस आए। ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है मुल्क में? फिर पाकिस्तान के लोगों को लूटा किसने? बेहयाई से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी होके इसमें मूवमेंट चलाएंगे हम। मैं आपको कहता हूं कि ये जरूर करें, बल्कि मैं आपको इस इत्तेहाद का नाम भी तजवीज कर देता हूं। आप इस इत्तेहाद का नाम रखें TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। कहा जाता है कि फवाद चौधरी की इस शोला बयानी की वजह हुकूमत को काफ़ी दफ़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। बनते मामला भी बिगड़े, लेकिन फवाद चौधरी की वजारत में तब्दीली का सबब शायद उनका यह बयान बना जिसमें उन्होंने रियाजियाती साइंसेस की अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। उनको पायलट थोड़ा ही है, उनको क्या पता कितने का पड़ता है। तो फिर बता दीजिए कितने का पड़ता है। 50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, भी आप पायलट से पूछें। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मेट्रो और बाकी सारी चीजें छोड़कर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर देनी, बड़े सस्ता पड़ता है तो सफर। हाँ, अगर जहाज अपना हो तो काफी सस्ता पड़ेगा। ये जहाज अपना है इमरान खान साहब का? प्राइम मिनिस्टर का जहाज अपना। अच्छा, लेकिन बनीगाला से वजीर आजम हाउस तक आना सर, मतलब ये अजीब सी बात नहीं लगती? और वो भी दिन में 2-2 सफर करना, 2-2 मरतबा। नहीं, 2-2 मरतबा हो या 3-3 मरतबा हो, ये सफर सस्ता है। और बजाय इसके कि आप कैवलकेड में जाएं, हेलीकॉप्टर पे जाना ज्यादा बेहतर है। लोगों की परेशानी भी नहीं होती है। और एक देखा आपने फवाद चौधरी साहब की महारत, स्किल्स। शायद इन्हीं सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी को पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की का टास्क सौंपा। सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी को मिलने वाली इस वजारत को सजा कहा गया, लेकिन चौधरी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। अब फवाद चौधरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उम्मत मुस्लिमा में मौजूद इख्तलाफ को दूर करने के लिए सरगर्म हुए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री में हमने ये फ़ैसला किया है कि 5 अरकान के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, जिसमें मेट के लोग भी होंगे, स्पार्को के लोग भी होंगे, और वो हतमी तौर के ऊपर एक जायज़ा लें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, और एक कमरी कैलेंडर पाकिस्तान का जारी किया जाए। अब पाकिस्तान में हर दफ़ा हमने देखा है ईद पर, रमज़ान पर, मुहर्रम पर एक कंट्रोवर्सी आती है चांद को लेकर। तो जब जदीद ज़राए मौजूद हैं और हम एक ख़त्मी तारीख़ का तयन कर सकते हैं, तो सवाल ये है कि फिर हम ये साइंस की जदीद टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल क्यों ना करें। रोयत हलाल ख़ुद भी मैंने देखा है कि वो तो दूरबीनों से देख रहे होते हैं, तो जब दूरबीन से ही देखना है जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल में क्या हर्ज है। हम ये कैलेंडर बना के काबीना के रूबरू रखेंगे, काबीना की मर्ज़ी है वो इसको पाकिस्तान के लिए एक्सेप्ट करे। ये अभी वाज़ेह नहीं कि कमरी कैलेंडर की तैयारी फवाद चौधरी की ज़ाती काविश है या फिर इसे वज़ीर आज़म की आशीर्वाद भी हासिल है। बात यहीं तक रहती तो ठीक थी, लेकिन मौसूफ ने ट्विटर पर नई जंग का भी आगाज़ कर दिया, जिसका मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी करारा जवाब दिया है। जो उन्होंने बात की है कैलेंडर बनाने की, तो अगर वो ऐलान कर दें तो पाकिस्तान के हर शहर में इतने माहिरीन मौजूद हैं जो उनको 10 साल का 100 साल का कैलेंडर बना देंगे, और उनके लिए एक जलसे आम का भी इंतज़ाम हो जाएगा कि वो अपना शौक़ तकरीर पूरा करें। मैंने जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये हमारे मौलाना कारी मोहम्मद अली जानवी साहब भी थे, उनसे अपील की थी कि
इन जो मुतल्लिका वज़ीर हैं दीनी मामलात पर वो बात करे। हर वज़ीर जो दीन की हसासियत को नहीं जानता, नहीं समझता, तो उन्हें दीनी मामलात पर तबसरा करने का फ्री लाइसेंस नहीं मिलना। अब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि ये फैसला कि मुल्क कैसे चलाना है मौलाना पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस रूह से पाकिस्तान का क़याम ही अमल में ना आता, क्योंकि तमाम बड़े उलमा तो पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ थे और जिन्ना साहब को काफिर आज़म कहते थे। आगे का सफ़र मौलवियों ने नहीं नौजवानों ने करना है और टेक्नोलॉजी ही कौम को आगे ले जा सकती है। रोयत हिलाल से शुरू होने वाली बहस को फवाद चौधरी उलमा किराम पर कड़ी तनकीद तक ले आए हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया? जानते बूझते हुए उन्होंने हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए किया है। सवाल उठ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपनी वजारत छीनने का बदला ले रहे हैं क्या? इस पर हम बात करेंगे। जनाब कौकब नूरानी साहब पाकिस्तान के बहुत ही जय्यद, मशहूर और मारूफ और मेरे पसंदीदा आलिम दीन हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब बातें कर रहे हैं, इससे तो मैं समझता हूँ कि उलमा के दिल को ठेस पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। मोहतरम, अर्ज करूंगा, जब कोई कलेमा पढ़ लेता है तो कलेमा पढ़ने का मतलब ये कि वो उसका पाबंद हो गया। ये सिर्फ उसको कलेमा पढ़ने का नहीं बल्कि पाबंदी का नाम इस्लाम है। और इस्लाम मेरे रब ताला और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात अहकाम की पैरवी, दिलो जान से उनको मानना। इस्लाम के माने हैं गर्दन रख देना और मुसलमान के माने हैं गर्दन रख देने वाला। तो अगर अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात के सामने गर्दन नहीं रखी, सरापा तस्लीमो रजा नहीं बने, तो हम खुद इस बात की नफी करते हैं कि हम मुसलमान नहीं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े इरशादात को छोड़कर आपको शायद ये बात मालूम होगी कि कुरान और हदीस के मुकाबिल किसी का कौल न सुना जा सकता है न माना जा सकता है अगर मुसलमान है। मुसलमान नहीं है तो जो मर्जी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद के रोजा रखो तो चांद देखकर, छोड़ो तो चांद देखकर। इस वाज़े इरशाद के बाद आप टेक्नोलॉजी से, आप साइंस की इजादात से मदद ले सकते हैं, मगर रोयत का हुक्म, रोयत के माने देखने का हुक्म खत्म नहीं होगा। दूरबीन से देखते हैं तो देखते हैं, आप कोई और आला ले आए देखेंगे, लेकिन देखना शर्त है, बगैर देखे नहीं हो सकता। और ये बहुत मर्तबा अर्ज की गई कि खुदा के लिए दीन के मामलात में दखल ना दें। दीन की बातें अगर नहीं मालूम तो पहले मालूम करें किसी जय्यद या सही आलिम से। बाकी अगर वो चाहें कि हुकूमती ईद मनानी है, हुकूमती इस्लाम लाना है, तो मेरे अल्फाज ये हैं कि हमें इस्लाम की हुकूमत चाहिए, हुकूमत का इस्लाम नहीं चाहिए। हमें शरीयत की हुकूमत चाहिए, हुकूमत की शरीयत नहीं चाहिए। और ये इनका कमरी कैलेंडर बनाने का इरादा वो जितना चाहे बना ले, लेकिन लोग कुरान हदीस पर ही अमल करेंगे। ये बातें या तो किसी खास प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, ये तो या कोई साजिश है पीछे, या कोई इनका एजेंडा है या प्रोग्राम है। तो ये पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर है, इस्लामी कवानीन के निफाज के लिए बना है, ऐसे लोगों की यानी मनमानियों के लिए नहीं बना। खुदा के लिए दीन को खिलौना ना बनाएं। बड़ी मेहरबानी होगी, इस मुल्क में गुर्बत को मिटाएं, लोगों के मसाइल हल करें। रमजान शरीफ की इब्तिदा में ही महंगाई के आपने बम गिराए हैं, तो आप अपने वो वादे जो करते रहे हैं उनकी बात करें। दीन को हरगिज तख्ताए मश्क न बनाएं। इनकी ऐसी कोई बात, इनकी क्या दुनिया में किसी की कोई बात जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो न सुनी जा सकती है न मानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा कौकब, आपने हमें वक्त दिया। आपका इस बारे में बात करना
बहुत ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बयान दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ही नुकसान पहुँचाएंगे। इस तरह से एक चीज़ों को जनरलाइज़ करना और मौलवियों ने नहीं चलाना, नौजवानों ने चलाना है, इस तरह के बयान कम अज़ कम इनको नहीं देने चाहिए। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। मेरी जंग जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।